हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सेकंड टर्म के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसके 99% चांसेस है कि ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, दैट इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में ओम्स लॉ भी पूछ सकते हैं, डिफाइन ओम्स लॉ एंड हाउ इट कैन बी वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली। हम इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो अगर करंट कैरिंग वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो ये जो है हमें ओम्स लॉ ने बताया। अब हम इसको थोड़ा सा डेरिवेशन में भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसकी डेरिवेशन लिख सकते हैं, छोटी सी। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, और दूसरा हमने बोला कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर ये जो चीज है वो बढ़ेगी तो ये चीज जो है अपने आप ऑब्वियसली बढ़ेगी। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर ये चीज ज्यादा है तो ये चीज कम हो जाएगी, और अगर ये चीज ज्यादा है तो ये चीज कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो हमने जब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज I इज इक्वल टू V अपॉन R, और यही हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है। अब हम स्टूडेंट देख सकते हैं कि अगर हम I जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम V और R भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो V और R हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हमने V फाइंड आउट करना है तो हमने I इंटू R कर देना है, मतलब I और R दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने R निकालना है तब हमने V अपॉन I कर लेना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स भी इसके बेसिस पर जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को अब हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो है हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हमने क्या वेरीफाई करना है? टू वेरीफाई ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली। इसके लिए हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा, और सर्किट बनाने के लिए हम कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिए? वो है वोल्ट मीटर, एमीटर, रियोस्टेट, कंडक्टिंग वायर, कीज, बैटरी एक्सेट्रा। ठीक है, सो थ्योरम या फिर आप थ्योरी जो है वो जरूर लिखेंगे इसमें। तो थ्योरी में हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन जरूर लिखते हैं। तो कोई भी हो, चाहे वो ओम्स लॉ हो, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स क्या कोई है एक्सपेरिमेंट, तो हम थ्योरी में क्या लिखते हैं? या तो हम कोई रिएक्शंस लिखते हैं कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं, उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, तो वो हम थ्योरी में बता देते हैं। तो थ्योरी है ओम्स लॉ की, आपने एज इट इज डेफिनेशन लिखनी नहीं है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ स्टेट दैट if current flowing through the circuit is directly proportional to the voltage across the circuit and inversely proportional to the resistance across the circuit, कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर जो है किसी भी वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट जो है किसी भी सर्किट से बोल सकते हैं, हम किसी भी वायर से बोल सकते हैं, कि जो करंट उसमें से फ्लो कर रहा है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमने एक सर्किट बनाना है, तो सर्किट बनाने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में लगाना है और एम मीटर को हमने सीरीज में लगाना है। तो ये भी क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी कि हमने वोल्ट मीटर को सीरीज और पैरेलल में क्यों लगाना है। ठीक है, इसका क्या क्या फायदा है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एमीटर और वोल्ट मीटर को जब हमने सीरीज और पैरेलल में लगा दिया, ठीक है, और हमने इसको जोड़ देना है एक सोर्स ऑफ बैटरी के साथ, और जो वोल्ट मीटर है उसके एक एंड को हमने जोड़ देना है रियोस्टेट के साथ, और देन हमने बीच में लगा देनी है इनके की। अब जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा वो हम देखेंगे क्या करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ साइन है, ये भी आप देख सकते हो। बी का मतलब है बैटरी, और आर एच का मतलब है रियोस्टेट, आर का मतलब है रेजिस्टेंस, और ए का मतलब है एमीटर, एंड के का मतलब है की। अब हमने जैसे ही सर्किट बनाया है वैसे ही आपके पास प्रोसीजर भी है कि हमने किस तरीके से ये जो सर्किट है वो बनाना है। अरेंज द apparatus ऑन द टेबल। सबसे पहले आपने जो हमारे पास इक्विपमेंट है, ये आप देख सकते हो, ये लैब के इक्विपमेंट है, हमने इनको एक टेबल के ऊपर अरेंज कर लेना है। तो बड़ा सा टेबल होना चाहिए आपके पास, ठीक है, वहां पर उनको अरेंज कर लेना है। एंड असेंबल द वेरियस पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द अबव सर्किट डायग्राम। तो आपने क्या करना है, जैसे आपको सर्किट डायग्राम में बताया है वैसे ही आपने इन सभी जो भी आपके पास से apparatus है उनको रख लीजिए। कंपोनेंट्स ले आउट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एज शोन इन फिग 2। ठीक है, तो आपको जैसे ही फिग में दिखाया हुआ है, पिक्चर्स के अंदर दिखाया हुआ है, आपने इस तरीके से इनको अरेंज कर लेना है। एडजस्ट द रियोस्टेट फॉर मिनिमम करंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मिनिमम करंट के लिए मतलब इसको रियोस्टेट को एडजस्ट कर लेना है। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये है रियोस्टेट। यहाँ पर जो इसका बटन लगा हुआ है, आप इसको आगे और पीछे कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको आगे और पीछे करके आप क्या कर सकते हैं, करंट को हाई या लो कर सकते हैं। तो पहले कहता है कि आपने क्या करना है, इसको लो पर ही रखना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, insert the key and note the value of I and V from the ammeter and voltmeter respectively। फिर आपने क्या करना है, की को इंसर्ट कर देना है, मतलब करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा, और आपने जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट किया तो आपने I और V की रीडिंग जो है वो कंटिन्यूसली नोट करते जाना है। और इस एक्सपेरिमेंट को आप 5 से 7 बार करेंगे। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द करंट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले आपने थोड़ा सा करंट इंक्रीज करना, फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग देखिए, फिर आपने करंट की रीडिंग जो है वो चेंज करनी, फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग देखिए। तो इस तरीके से आपने जो है वैल्यूज एमीटर और वोल्ट मीटर से नोट कर लेनी है। ठीक है, फिर आपने लास्ट में क्या करना है, आपने क्या क्या निकालना होता है, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, जीरो एरर ऑफ एमीटर, जीरो करेक्शन ऑफ एमीटर, एंड जीरो एरर ऑफ वोल्ट मीटर, एंड जीरो करेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर। तो मान लीजिए आपके पास एमीटर जो है, जो भी आपने एमीटर जो है वो यूज किया है, चाहे वो 1 मिली एमीटर है, ठीक है, या फिर बड़ा एमीटर है, छोटा एमीटर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले उसका लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो मैं आपको लीस्ट काउंट का यहाँ पर फॉर्मूला बता देती हूँ। दैट इज लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ओवर यूनिट्स। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एमीटर होते हैं। ठीक है, तो एमीटर के अंदर इस तरीके से रीडिंग लिखी हुई होती है। मैं आपको एमीटर रियल वाला दिखाऊंगी। ठीक है, तो उसके अंदर जो है हमने लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना होता है। तो जिस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर 10, 20, 30, 40 तक रीडिंग है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 10-10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूनिट्स जो हैं वो लिख सकते हैं, चाहे आप ऊपर लिख लीजिए इसको यूनिट्स को, चाहे आप नीचे लिख लीजिए। ठीक है, तो हम ऊपर ही लिख लेते हैं यूनिट्स को ताकि हमें आसानी हो सके। तो यूनिट्स है, मान लीजिए हमारे पास 10-10 का डिफरेंसेस आ रहा है, लेकिन उसके अंदर डिवीजन कितनी है, 5-5 है। तो हमारे पास लीस्ट काउंट जो है वो 2 एम्पियर का आ जाएगा एमीटर का। इसी तरीके से हम वोल्ट मीटर का निकाल लेंगे। ठीक है, तो वोल्ट मीटर आपने कौन सा यूज किया है उसी तरीके से आप वोल्ट मीटर का भी निकाल सकते हो। उसके बाद बात आती है जीरो एरर की, जीरो एरर, और उसके बाद करेक्शन ऑफ जीरो एरर ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये मैं आपको एमीटर जब दिखाऊंगी तब आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये सारी रीडिंग जो है आपने लेनी होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद है हमने रीडिंग लेनी है एमीटर और वोल्ट मीटर की, जो हमने ली थी वो यहाँ पर टेबल में हमने लिख देनी है। उसके बाद आपको पता है कि अगर हमारे पास I और V है तो हम R निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ कर लिया।
ठीक है। उसके बाद जो है आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, वो आपको पता है कि जो चीज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हम कहाँ पर लिखते हैं, एक्स एक्सिस पर, और जो वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम लिखते हैं वाई एक्सिस पर। तो इस तरीके से हमारे पास जो ग्राफ बना है वो स्ट्रेट लाइन का है। अब हमारे पास रिजल्ट क्या क्या आया है, द एक्सपेरिमेंट शोज दैट वैल्यू ऑफ V एंड I इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो I और V की वैल्यू है वो प्रैक्टिकली भी क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, सेम आ रही है। तो इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इट वेरीज द ओम्स लॉ, और यही हमें ओम्स लॉ को वेरीफाई करने में हेल्पफुल है। The graph V and I जो है is a straight line, so slope of the line is equal to the resistance। तो ये जो हमारे पास लाइन आई है ये हमें किसके बारे में बता रही है, रेजिस्टेंस के बारे में बता रही है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, आपने कुछ प्रिकॉशंस याद रखने हैं, कुछ प्रिकॉशंस जो है वो ध्यान में रखने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। द वायर शुड बी थिक। ठीक है, तो वायर्स इसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा थिक होनी चाहिए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। सेकंड पॉइंट है इंसुलेशन ऑफ द एंड ऑफ कनेक्टिंग वायर शुड बी रिमूव्ड यूजिंग द सैंड पेपर। तो अपने सबसे पहले जो है वायर को यूज करने से पहले सैंड पेपर से उसको क्या कर लेना है, उसको थोड़ा सा रिमूव कर लेना है ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड्स की लेयर है वो हट जाए। देन करेक्शन शुड बी टाइट, अदरवाइज सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में इंट्रोड्यूस इनटू द करंट। ठीक है, तो आपने कनेक्शन जो है वो टाइट होने चाहिए। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर इक्विपमेंट लगाए हैं, ठीक है, आपने पूरे के पूरे प्रेटिस लगाए हैं, उसके ऊपर कहीं भी ढील नहीं होनी चाहिए, टाइटली वो आपने कनेक्ट किए होने चाहिए ताकि बाहर से कोई रेजिस्टेंस एंटर ना हो सके। ठीक है, द एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये आपने बात तो जरूर ध्यान रखनी है कि एमीटर को आपने सीरीज में लगाना है, सच दैट करंट एंटर एट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड लीव एट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर। तो ऐसे लगाना है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, वोल्ट मीटर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू द पैरेलल रेजिस्टर। ठीक है, तो आपने वोल्ट मीटर को रेजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। एंड और क्या ध्यान रखना आपने, द पॉइंटर ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड बी एट जीरो मार्क व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो जब कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, सर्किट में से, तो एमीटर और जीरो जो वोल्ट मीटर है उसका जो जीरो है, जीरो मार्क के ऊपर पॉइंटर मार्क होना चाहिए। तो मैं आपको एमीटर और वोल्ट मीटर रियल वाला जरूर दिखाऊंगी। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी कि जीरो एरर जो है हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हमें जीरो एरर किस तरीके से पता चलता है, क्या होता है जीरो एरर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, करंट शुड बी पास थ्रू अ सर्किट फॉर शॉर्ट टाइम वाइल टेकिंग ऑब्जर्वेशन। जब आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है तभी करंट पास करवाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उस सर्किट को रखा हुआ है ऐसे ही करंट उसमें से कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, अदरवाइज करंट वुड कॉज अननेसेसरी हीटिंग इन द सर्किट, और उससे क्या होगा, पूरा का पूरा हमारी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो होप आपको ये सारा का सारा ओम्स लॉ जो है वो क्लियर हुआ होगा। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊं कि हम किस तरीके से ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली भी। और मैं आपको इक्विपमेंट जरूर दिखाऊंगी, एमीटर और वोल्ट मीटर, और आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये है हमारे पास एमीटर और ये है वोल्ट मीटर। ठीक है, इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तो हम देखेंगे कि एमीटर और वोल्ट मीटर जो है वो किस तरीके से हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो होप स्टूडेंट आपको ओम्स लॉ जो है वो वेरीफाई करना भी आ गया होगा, और अब आप इसको अपने आप जो है वो इजीली लिख भी सकते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको मैक्सिमम फ्रेंड्स तक इसको शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।